नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज, और आज इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। ठीक है, तो देखिए जैसा है कि मैंने एक पहले वीडियो बना रखा था कि मैंने उसमें टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस थे, एसएससी जो क्वेश्चंस जहां से पूछ रही थी उसका मैंने एनालिसिस करके एक वीडियो में बनाया था। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर आप डिटेल्ड प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताइए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन से बुक फॉलो करने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें जो वेंडर का जो रोल है जो चेंज होने वाला है उसका क्या रोल होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वेंडर है, आप एसएससी का पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। 2017 और उससे पहले जो एसएससी का एग्ज़ाम लेते थे वो वेंडर थी सिफी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जैसे ही एसएससी का एग्ज़ाम आयोन डिजिटल ने लेना शुरू किया, जो टीसीएस की बॉडी है, तो उस एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। ठीक है, पढ़ना वही था, सिलेबस वही थे, बस क्वेश्चंस पूछने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया था। तो देखिए मुझे लगता है कि वेंडर के चेंज होने से इस एग्ज़ाम पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और इसे जारी रखिए। ठीक है, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो आपके हाथ में है वो आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस वीडियो का जो मेन टारगेट है वो कि आपका डेडिकेटेड अप्रोच क्या होना चाहिए टू स्कोर 160 प्लस मार्क्स लाने के लिए। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है मेरे मार्कशीट। ठीक है, ये आरआरबी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है उसकी मार्कशीट है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो मार्कशीट है वो मेरे एसएससी स्टेनोग्राफर जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी मार्कशीट है। तो दोनों एग्ज़ाम टीसीएस की ही बॉडी लेती है, तो मोर और लेस यहाँ पे जो पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का वो सेम रहती है। देखिए मार्कशीट को दिखाने का पर्पस बस यही है कि जस्ट बिकॉज आई हैव स्कोर्ड अ सर्टेन मार्क्स डज नॉट मेक्स मी एलिजिबल फॉर टीचिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, इट्स सोल पर्पस इज डैट कि जो मैं थंबनेल में दिखा रहा हूँ कि वो सही है, कोई क्लिक बैट नहीं है। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे। देखिए मेरा मानना है कि टीचिंग एक आर्ट है, इसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ऐसे अच्छे टीचर्स को जानता हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया है, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये बस मार्क्स से दिखाने का पर्पस बस यही है कि जो चीज़ें आप जो दिख रही है आपके थंबनेल में वो जेन्युइन है, वो कोई क्लिक बेट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कि आपको अगर एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आपको एक फर्म गोल सेट करना होगा। ठीक है, विदाउट वेवरिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं तो वो जब एसएससी सीजीएल का सीज़न आता है तो वहाँ लग जाते हैं, सीजीएल का सीज़न आता है तो वहाँ लग जाते हैं, उस बीच में उनका स्किल ख़राब हो जाता है। तो देखिए आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी चूज़ करनी होगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, देखिए एक पुरानी कहावत है रहीम की कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मोली सींचब फूलो फले अधाए। देखिए इसका मतलब क्या है कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट से ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आपका जिस प्रकार आपको पेड़ से फल लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके जड़ों में पानी देने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार आपको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम में फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप मेरी बातों से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। ठीक है, इसमें हम जो बताएंगे आपको कि आपको कंसिस्टेंट जो एम करना स्टडी करने के लिए वो 8 to 10 आवर्स डेली है। ठीक है, विथ डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन टू कवर ऑल नेसेसरी टॉपिक्स थॉरोली। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए जो सबसे पहले देखिए आपका जो स्टडी का जो ड्यूरेशन होना चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके वो 8 to 10 आवर्स जो एसेंशियल है। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर करना है इस एग्ज़ाम में, और अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि देखिए होम पोस्टिंग के लिए जनरली काफ़ी ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे तभी आपको होम पोस्टिंग मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने हैं। स्टडी आवर्स तो मैंने बता दिया कि आपको 8 से 10 घंटे हर दिन रखने हैं पढ़ाई के लिए। आपको महीने में कम से कम 27 से 28 दिन तो 8 से 10 घंटे पढ़ने ही होंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं करके चल सकते हैं कि आप महीने में 15-17 दिन 12 दिन पढ़ रहे हैं, तो देखिए इससे कुछ नहीं होगा। आप
तो देखिए ये इनफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो स्टार्ट करना सब्जेक्ट्स वो मैं बताऊंगा कैसे स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले जो आपको जो सब्जेक्ट्स है वो कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट्स एक साथ स्टार्ट करने हैं, ठीक है। देखिए इसका पर्पस क्या है, 2 सब्जेक्ट क्यों लेना है, कि देखिए सबसे पहले कि आप 2 सब्जेक्ट लीजिएगा तो एक सब्जेक्ट से आप बोर नहीं होइएगा और दूसरा सब्जेक्ट आपको एक अलग फील देगा पढ़ने का, आप बोर नहीं होंगे, इसके साथ साथ आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि आप 2 सब्जेक्ट से लेना है तो इससे नहीं कि आप 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट्स को पैरेलली में स्टार्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न देगा और पढ़ाई से फिर डिस्ट्रैक्शन होने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँगा कि आपको कितने सब्जेक्ट्स को एक साथ स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, तो जो आपको जो सब्जेक्ट्स दो स्टार्ट करने हैं वो पहले किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तो देखिए मेरा मानना है कि आपको रीजनिंग से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। देखिए सबके अपने अपने स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, ठीक है, कोई और तरीके से पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है, ठीक है। ये बस एक मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने इस एग्ज़ाम को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। सारे स्ट्रैटेजी जो भी स्ट्रैटेजी में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो सारे स्ट्रैटेजी सही है, ठीक है, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, ठीक है। तो चलिए आपको जो नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है वो रीजनिंग से स्टार्ट करना है। क्यों? इसका कारण क्या है कि आपको रीजनिंग सबसे पहले वो इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है, और इसमें मार्क्स स्कोर करना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो आपको मेरा सुझाव रहेगा कि आप रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए रीजनिंग के साथ आपको मैंने बोल के चला था कि आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं। तो दूसरा आप जीएस स्टार्ट कर सकते हैं और जीएस में भी सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है वो स्टैटिक जीके स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि स्टैटिक जीके वो टॉपिक है जहाँ से एसएससी हर साल, ठीक है, हर साल और हर शिफ्ट में 15 से 16 क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टैटिक जीके क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप स्टैटिक जीके को स्टार्ट कीजिए और स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़ाने के लिए मैंने अपने चैनल पे एक स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट की है, तो आप इसके बाद उस प्लेलिस्ट को जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको स्टैटिक जीके में अगर आपको स्टैटिक जीके के जो लिमिटेड 30 से 40 टॉपिक है उसको जैसे ही ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद आप पॉलिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉलिटी का भी देखिए सेक्शन जो है वो लिमिटेड है काफ़ी और ये स्कोरिंग है, ठीक है। आपको कम पढ़ के आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं पॉलिटी के। नेक्स्ट, साइंस जिनका देखिए कुछ लोगों का साइंस बैकग्राउंड है, कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो देखिए जिनका साइंस बैकग्राउंड है तो उनको केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में। और जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर वो धीरे धीरे सब पे टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जनरली इजी लेवल के होते हैं, वो छूटेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा सा बायोलॉजी टफ होता है बट केमिस्ट्री फिजिक्स आई थिंक वो आसान सा होता है। तो इसके बाद आप बाकी के जो पोर्शंस है जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, तो इकोनॉमिक्स हो गई, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वो मैं कहूँगा कि आप एग्जामिनेशंस के 4 महीने पहले से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको तब तक चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, आपको बार बार उन चीज़ों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रेपिटेशन से आप बच सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जब एग्ज़ाम में 4 महीना बचे हो तब आप करंट अफेयर्स को स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट, आगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप लोगों को कि शॉर्टहैंड 24/7 रांची का जो ऑफलाइन बैच है वो रांची में स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी रांची से है आप एक बार इंक्वायरी जरूर ले सकते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है आप देख सकते हैं वो हाईली क्वालिफाइड है और आपके इस एग्जामिनेशंस के जर्नी को वो काफ़ी आसान बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपको हमारे यहाँ जो प्रिपरेशन करवाई जाएगी वो प्रीलिम्स टू लेके स्किल तक की सारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आइए जान लेते हैं हमारे कोर्सेस में आपको क्या क्या करवाया जाएगा। सबसे पहले तो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्किल क्वालिफाइंग होता है, प्रीलिम्स के मार्क्स के ही बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आप होम पोस्टिंग चाहते हैं तो सब आपके प्रीलिम्स के मार्क्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, साथ ही साथ आपको शॉर्ट हैंड सिखाया जाएगा। शॉर्ट हैंड हम आपको 120 प्लस की स्पीड की तैयारी करवाएंगे ताकि आपको ग्रेड सी ग्रेड डी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आपके टाइपिंग
को इम्प्रूव किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जब आपके सिलेबस ख़त्म हो जाएगा एक बार में, रिवीजन स्टार्ट की जाएगी और रिवीजन के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करवाया जाएगा और आपको मॉक टेस्ट में असिस्ट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आप ये फीस स्ट्रक्चर है तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, आपके जो ऑफलाइन जो लर्निंग है उनके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो जो रांची से हैं जो ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं उनको मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का बेनिफिट मिलेगा, पीयर लर्निंग मिलेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सेस करने का उनको मौका मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, और जो रांची से नहीं है वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के भी अपने बेनिफिट्स हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट, ये कॉन्टैक्ट्स एंड लोकेशन डिटेल्स है, तो आप एक बार इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था रीजनिंग और जीएस को कैसे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, अब मैं बता दूं कि आपको इस सब्जेक्ट में टाइम कितना देना है। तो देखिए, मेरा मानना है कि जो टाइम आपको जो देना है वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से टाइम देना है। अगर आपको लगता है कि आपने रीजनिंग को अच्छे से मास्टर कर लिया है तो आप वहाँ पे टाइम कम कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे डिपेंड करता है कि आप टाइम कितने देंगे। तो देखिए, जो 8 से 10 घंटा जो पढ़ना है उसमें से कम आपको 6 घंटे तो मिनिमम आपको प्री के लिए देने हैं। ठीक है। इसमें स्किल के लिए कम से कम आपको 2 घंटे रखने हैं, क्योंकि स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्री के बाद आप रातों रात स्किल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो प्री और स्किल दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, आई होप मैं समझा पा रहा हूँगा आप लोगों को कि इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग इंग्लिश का स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या करना है। तो देखिए, मेरा मानना है कि इंग्लिश में सबसे पहले आपको वोकेबलरी से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। क्या इसका कारण क्यों है? क्योंकि देखिए, जो वोकेबलरी में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम फ्रेजेस, वहाँ से एसएससी हमेशा 20 से 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछते हैं। ठीक है। देखिए, ये पोर्शन तुरंत ही कंप्लीट हो जाता है और ये वोकैब के अलावा आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में भी काफ़ी मदद करता है और जो सेंटेंस में जो फिलर्स आते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, आपको इसके बाद जो ग्रामर है पोर्शन, ग्रामर में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से और एक्टिव पैसिव से। यहाँ से भी 20 से 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं और इनके जो रूल्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो मेरा मानना है कि आप ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले एक्टिव, पैसिव और नरेशन को स्टार्ट करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाइए। यहाँ से एरर डिटेक्शन से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है। इसमें टाइम लगता है, इस पर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो आप इसके बाद वोकेबलरी और इनडायरेक्ट डायरेक्ट को करने के बाद अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये थी कि आपको पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है। अब एक बार जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपको जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको रिवीजन की साइकिल स्टार्ट कर देनी है। रिवीजन के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है। मैं कहूँगा आप पिछले 3 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाइए। ठीक है। उसके बाद आप जब एग्जामिनेशन में 3 महीने बच जाएँ, ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए फॉर द स्पीड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं एग्जामिनेशन से 3 महीने से पहले। मॉक टेस्ट कम से कम आप 20 से 25 लगाएं। ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पे अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस नहीं होगी। ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिए, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि बुक्स क्या क्या चाहिए, बुक्स एंड रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने ज़्यादा बुक्स पे रिलाई नहीं किया था। मैं आपको क्लियरली मैं बताऊंगा कि मैंने सिर्फ 2 से 3 बुक्स को फॉलो किया था और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी पूछता है, ठीक है, उस पर मैं ज़्यादा रिलाई किया था। तो चलिए, कुछ जो बुक्स थे वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप देखिए, जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट या फिर क्रॉन पब्लिकेशन की जीके की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश के लिए मैं पर्सनली मैंने कोई वोकैब के लिए कोई बुक फॉलो नहीं किया था। ठीक है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो एसएससी के जो थे वहाँ से मैंने वोकैब निकाल लिया था। तो उससे ज़्यादा एसएससी जो वोकैब नहीं पूछती है तो मेरा वहीं से क्लियर हो गया था। बट आपको अपना अगर टाइम बचाना है तो एक ब्लैक बुक की आती है वोकैब के लिए, तो आप वहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। ग्रामर पोर्शंस के लिए आप प्लेन टू पैरामाउंट जो केडी कैंपस की जो बुक है वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको और भी कोई बुक अच्छी लगती है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रीजनिंग के लिए
रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा कि आप एक बार किसी सोर्स से रीजनिंग के जो चैप्टर्स है वो पढ़ लीजिए, ठीक है, चाहे वो कोई बुक हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन सोर्सेस हो, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने रीजनिंग के लिए। ये रीजनिंग के लिए इनफ होगा, इससे बाहर रीजनिंग नहीं आती है, क्योंकि जो बुक में रीजनिंग होती है वो आपको लेटेस्ट जो पैटर्न जो एसएससी पूछ रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो मैं कहूँगा कि जो रिसेंट में जो एसएससी ने जो एग्ज़ाम लिया है उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाइए, वैसे ही क्वेश्चंस आपके जस्ट होने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें वैसे ही आते हैं। तो आई होप रीजनिंग भी क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। जो नेक्स्ट है, इसके साथ साथ जो मैंने बताया था कि आपको स्किल भी तैयारी करना जरूरी है। तो मैंने स्किल के लिए पहले ही बोल रखा हूँ कि आपको कम से कम डेडिकेट एटलीस्ट 2 घंटे देने हैं स्किल के लिए, क्योंकि स्किल कोई हलवा नहीं है कि आप प्री के बाद स्किल सीख लेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे जो सीजीएल की तैयारी करते हैं वो अच्छे मार्क्स तो ले आते हैं, बट उनको स्किल नहीं आती है, तो वो वहाँ पे बाहर हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जो डेडिकेटेड इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो साथ ही साथ स्किल की भी तैयारी जरूर करें। तो देखिए जब तक प्री एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक आपको 2 घंटे तो हर दिन देने हैं, ठीक है। अगर प्री एग्जामिनेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा आपको फिर अपना 100% स्किल में ही लगा देना है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सबसे पहले आपका जो गोल्स क्लियर होने चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है, ठीक है, प्रैक्टिस स्मार्ट करना है। क्योंकि देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रैक्टिस स्मार्टली करना है, क्योंकि 20% ऑफ द सिलेबस को पढ़ के 80% ऑफ द मार्क्स स्कोर किए जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप 80% सिलेबस में फंसे रहें या उन 20% सिलेबस को पढ़ के आप ज़्यादा मार्क्स पहले ही स्कोर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि आपको साथ ही साथ जो स्किल के लिए जो टाइम है वो भी एलोकेट करके चलना है। तो आई होप चलिए इस वीडियो से क्लियर हो पा रहा होगा। मैंने काफ़ी चीज़ बताए हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और सारी चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ें क्लियर है और आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल्ड वे में चीज़ों को समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, थैंक यू।